स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, मेरे द्वारा यहां पे बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर हैं वह 1 बाय 1 है जो पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज जो अपना है ये नया लेसन है और नया लेसन है 19 नंबर, यानी लेसन नंबर 19 है और ये फर्स्ट पेपर से है, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर से लेसन नंबर 19 सरकार के अंग के बारे में हम आज यहाँ पे स्पेशली पढ़ेंगे, व्यवस्थापिका के बारे में। और जैसे कि आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं है कि ये फर्स्ट ईयर का जेएनयू अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है, तो इसके लिए भी इस चैनल पे वीडियो उपलब्ध है और आप उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या है जो आपके सिलेबस में है। तो देखिए, अब फिर इसमें द्विसदीय विधानमंडल के बारे में भी साथ में पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले इस पढ़ते हैं, उसके पहले गार्नर की एक बड़ी भाषा देखते हैं जिसने क्या कहा है। गार्नर ने यहाँ पे जो बात कही है वो देखना यहाँ पे कि राज्य की इच्छा की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है। राज्य जो चाहता है, उसकी जो इच्छा है वह जिस संगठन के द्वारा पूरी होती है, उस संगठन का क्या नाम है? सरकार। क्या नाम है? सरकार। और सरकार के अंदर ही एक महत्वपूर्ण जो अंग होता है सरकार। वैसे सरकार के 3 जहाँ पे जो अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो आज हम पढ़ेंगे एक सरकार के महत्वपूर्ण अंग के व्यवस्थापिका के बारे में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वैसे नॉर्मली सरकार के 3 अंग होते हैं जो मैंने अपने आगे वाला लेसन था उसमें भी बताया था, ठीक है ना। जैसे व्यवस्थापिका, जो व्यवस्था, और कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखिए, ये क्या आप थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ क्योंकि आगे बढ़ते हैं। तो जो व्यवस्थापिका है वह क्या करती है? कानून बनाती है। ये कानून को लागू करती है और इस कानून, और न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा करती एवं न्याय व्यवस्था करती है। तो बस इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। एक शॉर्ट में आप समझ सकते हैं, सरकार यानी गवर्नमेंट के बारे में इसके 3 अंग होते हैं। अंग के बारे में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है और न्यायपालिका कानून की समीक्षा करती है और न्याय व्यवस्था का कार्य करती है। तो ये तो अपने समझ लिया है कि किस तरह से सरकार है वो कार्य करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सरकार के तौर पे हम आज व्यवस्थापिका को, यानी एक तरह से आप इसको जूम करेंगे, अभी इस लेसन में सिर्फ इसको ही जूम करेंगे, यानी इसके बारे में हम समझेंगे कि हमें सरकार का जो एक प्रथम जो अंग है व्यवस्थापिका, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो हम यहाँ पे इसको समझ लीजिए कि जूम कर रहे हैं और ये अपना सिलेबस आ गया यहाँ पे व्यवस्थापिका, ठीक है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो यहाँ पे इसको जूम करके यहाँ पे समझना है कि यही है हमारा व्यवस्थापिका का जो टॉपिक है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यवस्थापिका के बारे में आपको सबसे पहले ये समझना है कि इसके बारे में और अच्छे से समझे तो पहले इसका महत्व क्या है। सरकार के बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया है, फिर भी इसका महत्व क्या है हम पहले महत्व के बारे में समझेंगे। तो हम अकॉर्डिंग टू पॉइंट समझेंगे कि इस व्यवस्थापिका का सरकार में क्या महत्व है। तो देखिए, सरकार के 3 अंगों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जो मैंने अभी बताया थे, अलग अलग कार्य होते हैं उनके, तो इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। लेकिन इन तीनों में व्यवस्थापन जो विभाग होता है ये महत्वपूर्ण होता है सबसे। व्यवस्थापन विभाग ही उन कानूनों का निर्माण करता है जिनके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। इसी प्रकार व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है, वो व्यवस्थापिका है। इन दोनों विभागों के कार्यों का मार्गदर्शन भी करती है, यानी जो कार्यपालिका और न्यायपालिका इन दोनों के मार्गदर्शन का कार्य है भी एक तरह व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका विभाग केवल कानूनों का ही निर्माण नहीं करती, वरन प्रशासन की नीति भी निश्चित करती है और संसद शासन व्यवस्था में कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में रखा जाता है, यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण है वह व्यवस्थापिका के द्वारा होता है। तो इस तरह इसके बहुत ही महत्वपूर्ण समझना है। तो इसके बारे में गिलक्रास्ट ने क्या कहा है? गिलक्रास्ट ने कहा है कि व्यवस्थापिका की महत्व स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि विधायी सत्ता
जो विधायी सत्ता है, विधायी सत्ता सरकार के प्रमुख आधार का निर्माण करती है, प्रमुख आधार का निर्माण करती है सत्ता का, और कार्यपालिका छोटे आधार का और न्यायपालिका अंत का। तो इस तरह से जिस प्रकार प्रमुख आधार छोटे आधार या अंत से महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये तो हमने इसको समझ लिया, इसका महत्व क्या है। अब महत्व के बारे में जैसे पॉइंट किए समझे, तो महत्व क्या है, पहला ये कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है। यहाँ पे हम समझ रहे व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य सामंजस्य बैठाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट ये बात करें कि व्यवस्थापिका प्रशासन संबंधी यानी इस तरह से महत्व तो इससे बहुत है, यानी आप महत्व को आप समझेंगे तो ध्यान रखना, प्रशासन संबंधी जो नीति निश्चित करती है उसमें भी कार्यपालिका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका व कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। और इस तरह से संविधान संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। संविधान संशोधन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न किया जाता है। यानी इस तरह से आपके ये जो 4 पॉइंट हमने समझे हैं वो व्यवस्थापिका के महत्व के बारे में बताते हैं कि संविधान संशोधन संबंधी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वह किसके द्वारा क्या है, व्यवस्थापिका के महत्वपूर्ण रोल के द्वारा किया जाए, उसके द्वारा महत्वपूर्ण यह कार्य संपादित होता है। तो इस तरह से हमने महत्व के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे हाईलाइट समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि व्यवस्थापिका के कार्य क्या है, व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है, तो वो इसमें महत्व में भी आ जाएगा, तो वो हम यहाँ पे समझेंगे। व्यवस्थापिका के कार्य, तो कार्य को भी हम पॉइंट के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि कानून संबंधी कार्य करती है, कानून निर्माण संबंधी पहला कार्य इसका क्या है, पहला व्यवस्थापिका कार्य है कानून निर्माण संबंधी कार्य, ये इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है। तो देखिए इसमें व्यवस्थापिका का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य है कानूनों का निर्माण करना, और यह विभाग विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है। यह विभाग विधेयकों का जो विधेयकों का जो प्रारूप होता है, ढांचा वो तैयार करता है, उन पर वाद विवाद करता है और फिर उन्हें स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करता है। तो व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में संशोधन भी करती है, परिवर्तन भी करती है और समाप्त भी करती है। तो इस तरह से कानून निर्माण संबंधी जो महत्वपूर्ण कार्य है वो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इसमें ही संशोधन, परिवर्तन और कोई ऐसा कानून जिसको समाप्त भी किया जा सकता है। तो ये एक तरह से इसका प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य हो गया, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कानून निर्माण करना, ठीक है ना। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, कानून का निर्माण है वो व्यवस्थापिका के अंतर्गत किया जाता है। अलग अलग प्रस्ताव और के सकते माध्यमों के द्वारा जब इसमें वाद विवाद करके एक अंतिम रूप में कानून का निर्माण यानी कह सकते हैं एक परिष्कृत रूप दिया जाता है। दूसरा जो है कि कार्यपालिका क्या कार्य करती है, तो दूसरा है संविधान में संशोधन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए,
संविधान में संशोधन करना है तो ये कार्य किसका है, व्यवस्थापिका का कार्य महत्वपूर्ण है, इसका ज़्यादा रोल होता है और ये महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो आपको ध्यान रखना है संविधान संबंधी महत्वपूर्ण जो कार्य है वो सरकार का कौन सा अंग करता है, व्यवस्थापिका। तो ये आप यहाँ पे हाईलाइट और इसको ध्यान रखें। यहाँ पे इसको संशोधन लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे आप देख रहे हैं कि ये संविधान संशोधन हुआ, ये 72वां संविधान संशोधन या 42वां 44वां संविधान संशोधन है। तो ये संशोधन कहाँ होते हैं, व्यवस्थापिका में। संविधान संशोधन कहाँ होंगे, व्यवस्थापिका में होंगे। और ये आपको ध्यान रखना, सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, संविधान में संशोधन करना, ये आपको समझना है। ठीक है ना। अब आगे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्राय सभी देशों में व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन का कार्य करती है। यद्यपि विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा ये कार्य भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं यानी अलग अलग प्रोसेस के द्वारा होता है। कार्य तो संविधान में संशोधन व्यवस्थापिका ही करती है, इसका ही महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन हर देशों में अलग अलग प्रोसेस होता है वो संविधान में संशोधन करने का। जैसे एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण में देखें तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट अपने सामान्य बहुमत से संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर लेती है। यानी इंग्लैंड में संविधान संशोधन है वो बहुत ही सिंपल, एक बहुमत पास होने के बाद संशोधन हो जाता है। लेकिन भारत और अमेरिका जैसे बात करें तो वहाँ पे संविधान संशोधन में लचीला और कठोरता का समन्वय है। यानी संविधान में जब कोई महत्वपूर्ण ढांचा है संशोधन करना है तो बहुत ही कड़ा प्रक्रिया है, प्रोसेस अपनाया जाता है। तो देखना है कि भारत, अमेरिका, भारत आदि देशों में संविधान में संशोधन की पद्धति सामान्य कानून निर्माण की पद्धति से भिन्न है और ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारत में कानून संविधान संशोधन है वो कहा है कि भाई संविधान लचीला और कठोर है, मतलब इसको संशोधन करना कुछ एक्ट जो विधान है वो तो सिंपली बहुमत से जो संशोधन हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संशोधन है जिसको बहुत ही कठोरता से उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरह से संविधान संशोधन का जो कार्य है व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट जो तीसरा है इसका महत्वपूर्ण कार्य जिसकी चर्चा करें वो है विमर्शात्मक। इसको समझिए यहाँ पे, विमर्शात्मक कार्य। अब ये क्या, विचार विमर्श में जो महत्वपूर्ण कार्य है इसके बारे में ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में व्यवस्थापन विभाग के एक विभाग के लिए सामान्यतः जिस पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे वर्तमान में कहते हैं हम संसद, ठीक है ना, तो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से लिया गया जिसका अर्थ विचार के लिए सभा। विचार मत कार्य मतलब विचार के लिए सभा। तो ये क्या हो जाती है, ये जो विचार के लिए यानी एक ऐसी जो संगठन संस्था जो देश के लिए नीति निर्माण संबंधी विचार विमर्श का लोगों को विचार के लिए मंच प्रदान होता है, वहाँ पे देश के लिए भावी योजना और जो डिस्कस है वो किया जाता है। तो इस तरह से विचार के लिए जो मंच होता है, विचारात्मक जो होता है कार्य, तो विचार विमर्श कार्य है वो कह सकते हैं कि ये व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण कार्य है। वास्तव में जनता के प्रतिनिधि व्यवस्थापिका द्वारा जनता के धन या राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखना स्वाभाविक है। अपनी इसी शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जाए और किन साधनों को या फिर वो साधन है उसके पास जो प्राप्त धन है उन धन को जनहित कार्यों में किस प्रकार से खर्च किया जाए। यानी देश के कौन कौन से स्रोत है जहाँ से इनकम होगी और इन इनकम को कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, तो इस बारे में विचार विमर्श संबंधी जो कार्य होते हैं वो होते हैं व्यवस्थापिका में। समझ में आ गया है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है इनका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है सरकार में। नेक्स्ट हम ध्यान रखें राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण यानी जो देश की जो संपत्ति है उसका नियंत्रण, कंट्रोलिंग है वो व्यवस्थापिका के द्वारा होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो ध्यान रखना है इसमें कि वर्तमान समय में व्यवस्थापिका कानूनों के निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय वित्त संबंधी नियंत्रण का कार्य करती है। यानी वित्त पर, राष्ट्रीय वित्त है उसके नियंत्रण संबंधी जो कार्य है वो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। और ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जो देश की इनकम स्रोत है, इनकम जो अर्निंग जो आय है उसको भी जो खर्च करना है, इस पर जो नियंत्रण होता है, कंट्रोलिंग होता है, वह होता है व्यवस्थापिका के द्वारा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना है कि व्यवस्थापिका के कार्य क्या है। तो हम जैसे अकॉर्डिंग समझते आ रहे हैं, कानून निर्माण करना वो व्यवस्थापिका का कार्य होता है, संविधान में संशोधन करने का कार्य है वह भी व्यवस्थापिका करती है, और विचार विमर्श यानी देश के लिए पैसा कहाँ से आएगा और इसको कहाँ कहाँ खर्च करना है,
तो इसके लिए जो विचार विमर्श के लिए जो मंच होता है वह मंच यहाँ पे व्यवस्थापिका का होती है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण, यानी जो देश की जो कोष जो संपदा है उसको किस तरह से खर्च करें, ठीक है ना, उसके लिए उस पैसे पर जो नियंत्रण है वो व्यवस्थापिका करती है। इसके बाद नेक्स्ट देखें प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर नियंत्रण, प्रशासन क्या है आप बता दीजिए एक बार। हाँ, प्रशासन क्या है? प्रशासन का मतलब होता है सरकार, ठीक है ना, यानी सरकार के जैसे वो कार्यपालिका है जिसमें कैबिनेट मंत्रिपरिषद होती है, तो उसके कार्य यानी वो सरकार कैसे काम करती है उस सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पहले कि जो व्यवस्थापिका है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जो कार्यपालिका काम करती है, यानी जो कार्यपालिका काम करेगी वह किसके प्रति उत्तरदायी होगी? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इस तरह से जो व्यवस्थापिका कार्य करती है, यानी जो प्रशासन जो कार्य करता है उस प्रशासन पर नियंत्रण कौन करता है? व्यवस्थापिका करती है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार की देख रेख और उसको कार्य करने के जो ढंग को देखा जाता है, उस पर नियंत्रण रखा जाता है, वह व्यवस्थापिका द्वारा रखा जाता है। तो इस तरह से इसका ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वो नियंत्रण करती है, ठीक है ना, किस तरह से नियंत्रण करती है। तो जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि प्रशासन पर नियंत्रण करती है व्यवस्थापिका, कैसे करती है, तो पहला बता देता हूं। संसदीय, यानी संसद में जो होता है, संसदीय शासन में नियंत्रण कैसे होता है? संसदीय शासन में एक तो होता है। अब इसमें देख लीजिए कैसे, तो आपको बता देता हूं कि संसदीय शासन में व्यवस्थापिका कार्य नियंत्रण कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय शासन व्यवस्था होती है, उसमें जो व्यवस्थापिका होती है उस पर नियंत्रण करने का कार्य है जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। तो इस तरह से जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें यानी उस तरह की शासन व्यवस्था में जहाँ पर जिस भी देश में संसदीय व्यवस्था है वहाँ पर कार्यपालिका है उस पर नियंत्रण कौन रखता है? व्यवस्थापिका रखता है। तो शासन का जहाँ पे रूप है संसदीय, तो वहाँ पर कार्यपालिका का पर नियंत्रण है वो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो रूप होता है या दूसरा जो नियंत्रण का तरीका होता है वो देखें यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन। यानी जिस देश में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जैसे भारत में हम देखें तो संसदीय व्यवस्था है और अमेरिका में देखें तो क्या है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी व्यवस्थापिका कांग्रेस प्रशासन के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करती है। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियां और नियुक्तियों के संदर्भ में सीनेट जो कि कांग्रेस का उच्च सदन है की स्वीकृति पर आवश्यक होती है। इस तरह से ये देखें कि जहाँ पे जिस भी देश में अध्यक्षात्मक सरकार है वहाँ पर भी कार्यपालिका पर नियंत्रण है वो व्यवस्थापिका के द्वारा होता है और ये महत्वपूर्ण यहाँ पे देखा जाता है। इस तरह से हम इसके कार्यों की बात करें तो छठा जो कार्य है व्यवस्थापिका का वो है न्याय संबंधी कार्य। न्याय संबंधी, वैसे तो आपको पता है कि न्याय के राज्य में देश में जो न्याय संबंधी जो महत्वपूर्ण कार्य है वह न्यायपालिका करती है, लेकिन व्यवस्थापिका भी न्याय के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण न्याय के लिए व्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो वो क्या है, किस रूप में है, तो वो आपको देखना है, यहाँ पे समझना है। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। इंग्लैंड में तो व्यवस्थापिका उच्च सदन, व्यवस्थापिका का जो जिसको उच्च सदन कहते हैं लॉर्ड सभा, उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में कार्य करती है। और फ्रांस की गणतंत्र परिषद, अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद को भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारी का महाभियोग लगाने, उच्च सदन कार्यपालिका पदाधिकारी पर महाभियोग लगाने और निर्णय करने का अधिकार होता है। तो इस तरह से जैसे कोई समझ लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय, उसमें जो किसी सर्वोच्च न्याय के जो अधिकारी उस पर महाभियोग चलाना है तो इसके संबंधित जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? संसद में होती है। संसद में व्यवस्थापिका के द्वारा इस पर कार्य या ये जो नियंत्रण संबंधी कार्य किया जाता है। तो बहुत से देशों में क्या होता है कि कार्यपालिका के पास ही न्याय संबंधी कार्य होता है और कुछ देश हैं जो न्यायपालिका के संदर्भ में उसको नियंत्रण या उसको व्यवस्थित करने में व्यवस्थापिका कार्य करती है। जैसे भारत में अगर न्याय या जो न्यायाधीश है उनके संदर्भ में महाभियोग लाना है तो उसके लिए व्यवस्थापिका महत्वपूर्ण कार्य करती है। और इस तरह से देख रेख का कार्य कह दीजिए कि न्याय संबंधी कार्य भी इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका के संदर्भ में हम देखें तो उसके और क्या कार्य हैं, तो निर्वाचन संबंधी कार्य। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे निर्वाचन संबंधी कार्य, तो इसको यहाँ पे हाईलाइट और ध्यान देना है कि
अधिकांश देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे समझें, स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों, प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। यानी ये तो आपको पता ही है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्योर डेमोक्रेसी है वो स्विट्जरलैंड में है। तो वहाँ पर क्या परिस्थिति है कि व्यवस्थापिका के द्वारा मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं, न्यायपालिका के मतलब न्यायालयों के जैसे कि न्यायाधीश है और प्रधान सेनापति है, उन सब का चुनाव है वो व्यवस्थापिका के द्वारा होता है। जबकि सोवियत रूस में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव भी करती है। रूस में व्यवस्थापिका है वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके चुनाव का कार्य है वो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। तो व्यवस्थापिका का ये महत्वपूर्ण कार्य हो गया। और भारत की बात करें कि निर्वाचन संबंधी भारत की जो व्यवस्थापिका के अंतर्गत क्या कार्य, तो ध्यान रखना है भारत में भी संघीय व्यवस्थापिका तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन संबंधी निर्वाचन सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि संघीय व्यवस्थापिका, भारत में संघीय व्यवस्थापिका और राज्यों की विधानसभाएं, संसद है, संसद की जो व्यवस्थापिका है तो वो और राज्यों की जो विधानसभा है वो मिलकर संसद व्यवस्थापिका कह दीजिए, और संसद यानी व्यवस्थापिका जो है वो जो व्यवस्थापिका यानी संसद को हम व्यवस्थापिका नाम दे रहे हैं, तो संसद यानी व्यवस्थापिका और राज्यों के जो विधानमंडल है वह मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव है वो संपन्न करवाते हैं। तो इस तरह से न्याय संबंधित निर्वाचन संबंधी कार्य है वह व्यवस्थापिका के अंतर्गत आता है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य हो गया, आपको ध्यान रखना है इस बारे में। 8 नंबर जो है कि व्यवस्थापिका के क्या कार्य हैं, तो नेक्स्ट आपको देखना है समितियों और आयोगों की नियुक्ति। तो यहाँ पे ध्यान देंगे समितियों यानी अलग अलग नई समितियाँ गठित करनी है और उन समितियों या आयोगों की स्थापना करनी है। तो इस संदर्भ में व्यवस्थापिका एकदम महत्वपूर्ण कार्य है उसका हो जाता है, वो महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस संदर्भ में देखें कि विधानमंडल समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की जांच करने के लिए समिति और आयोगों की नियुक्ति का कार्य करती हैं, ये कार्य किया जाता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका के दूसरे सदन सीनेट, व्यवस्थापिका का दूसरा सदन सीनेट, जैसे अपने व्यवस्थापिका के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है, इसी तरह वहाँ पे दूसरा सदन अमेरिका में सीनेट है। तो सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति की जाती है जो कि कार्यपालिका की शक्तियों पर प्रभावशाली नियंत्रण करती है। इस तरह से भारत में भी संसद समय समय पर आयोगों की रचना करती है, आयोग बनाती है, जो जरूरत पड़े उस हिसाब से नए आयोगों की रचना करती है। और वित्त आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग इसका उदाहरण है। भारत में जो समितियां हैं वो उसकी नियुक्ति के समय कार्य करती है। तो भारत में कौन से आयोग होते हैं? एक वित्त आयोग की स्थापना होती है। जो वित्त आयोग है वो उसकी स्थापना, उसके संबंध में देखरेख का जो कार्य है वो व्यवस्थापिका के अंतर्गत होता है। वह इसके जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं सबकी नियुक्ति करती हैं। और इसी तरह यहाँ पे ध्यान रखें कि भारत में जो ये अपनाई गई है उसमें प्रशासनिक सुधार आयोग की भी स्थापना की जाती है। प्रशासनिक सुधार आयोग, तो इन ये आयोगों की जो स्थापना इसके संदर्भ में ये कह दीजिए कि इनकी जो नियुक्ति है वह व्यवस्थापिका के द्वारा की जाती है। और भारत के अंतर्गत तो हमने समझ लिया है। तो भारत में अमेरिका और इंग्लैंड के आदर्श पर सरकारी नियमों की रचना, यानी भारत ने जो ये जिस तरह की नियुक्ति की जो विचार यहाँ पे अपनाए हैं वो इंग्लैंड और अमेरिका दोनों के विशेष जो परिस्थितियाँ हैं उनको भारत ने अपनाया है। और इस तरह से ये जो कार्य है व्यवस्थापिका का कार्य है। भारत में इन नियमों की गतिविधियों कार्यों पर संसद का पूरा नियंत्रण होता है और संसद व्यवस्थापिका के द्वारा यहाँ पे बात करें। फिर है जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। जन भावनाओं की अभिव्यक्ति, तो आप ध्यान रखेंगे व्यवस्थापिका में जो विचार विमर्श के द्वारा जो कार्य होता है उसमें पूरे आम जो देश है उस देश की जो अभिव्यक्ति यानी जो विचार है वो अभिव्यक्ति होते हैं। यानी जो विचार विमर्श करते हैं, जो अधिकारी वहाँ बैठते हैं, जो मतलब नेता बैठते हैं, वे जन सामान्य की जो अभिव्यक्ति इच्छा है वो वहाँ पे अभिव्यक्त होती है। यानी जो व्यवस्थापिका है वो जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भी कार्य करती है। इस संदर्भ में देखिए लोकतंत्र में व्यवस्थापिका ऐसा स्थान है जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान
जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करते हैं। सुनिए और ध्यान रखिए। और शासन को जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो कार्यपालिका उसको जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित का जो कार्य है, यानी जनहित में वो कार्य करे कार्यपालिका, इसके लिए उसे प्रेरित कौन करता है? व्यवस्थापिका। इस प्रकार व्यवस्थापिका को जनता का रंगमंच कहा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो व्यवस्थापिका हैं, व्यवस्थापिका को जनता का रंगमंच कहा जा सकता है। और इस तरह से आप ध्यान रखिए, जनता का रंगमंच जहाँ पे जनता अपने विचारों के अभिव्यक्ति कर देते हैं, तो वो कौन सा होगा? व्यवस्थापिका। इस तरह से हमने ये समझ लिया है व्यवस्थापिका बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस तरह से ये कार्य करती है, जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा की। ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसका ही अगला जो वीडियो आएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट यानी से वो अपना 19 लेसन है उसका जो सेकंड पार्ट होगा, उसके बारे में हम देखेंगे कि द्विसदनीय विधानमंडल है उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है। तो तब तक अगर इस संदर्भ में आपको कोई डाउट है तो आप कंफर्म आराम से बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। और ध्यान रखें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।